हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपके बीच में आया है। 2025 में जो बच्चा लोग नीट का एग्जाम देने जा रहा है उसको हेल्प करने के लिए हम वीडियो लेके आए हैं और इसकी स्टार्ट सबसे पहले 2024 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए आज हम आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन भेंट कराते हैं जो 2024 के नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन बोला गया है उसको जरा समझिएगा आप। पहला जो क्वेश्चन बोला गया है उसको जरा समझिएगा, एकदम आराम से पहले क्वेश्चन समझिए। नीट वाले बच्चे लोगों को सबसे पहले यही मैसेज हम देना चाहेंगे, बेटा क्वेश्चन अच्छा से समझो, एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, तब आपको पता चल जाएगा किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूं। A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega revolution per minute। कहता है एक बॉब है यानी गोलाकार वस्तु है जिसको किसी धागे में बांध के हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व करा रहा है और उसकी स्पीड है ओमेगा रेवोल्यूशन पर मिनट। आगे क्या बोलता है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। उस समय धागा में टेंशन टी है। जब ओमेगा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है तो धागा में टेंशन है टी। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? इफ स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, अगर स्पीड को 2 ओमेगा कर दे, मतलब ऐसे जो घूम रहा था उसकी रफ्तार बढ़ा दे, डबल कर दे, तब कहता है उस धागे में टेंशन कितना होगा, बाकी चीजें सब कुछ कांस्टेंट रखना है, वाइल कीपिंग द सेम रेडियस। अनु सर्कुलर पाथ का रेडियस को सेम रखना है। आइए इसको सॉल्व करता हूं। जैसे मान लो सर्कुलर पाथ ये है और यहां पर एक बॉब को बांध के रखा गया है और सपोज करो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है और धागा में टेंशन टी है और अभी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको रेवोल्यूशन करा रहा है। एंगुलर वेलोसिटी को हमेशा एक्सिस की ओर दिखाते हैं, लेकिन चलो आपको टेंजेंट हम दिखा दिए। अगर आप ऐसे दिखाइएगा इस प्रकार से तो पर भी कोई बात नहीं है। तो अभी जो टेंशन है वो टी है, तो ये टी क्या हुआ भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में काम कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पर अंदर की ओर फोर्स लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में टेंशन आया है। तो आप क्या जानते हो फॉर्मूला? mv²/r। लेकिन यहां तो भी की चर्चा है ही नहीं, ओमेगा की चर्चा है, तो जरा इसको तोड़ दीजिए। हम इसको लिखेंगे भी के जगह पर ओमेगा इंटू आर और यहां पे स्क्वायर है और नीचे आर। इसको आगे बढ़ाते बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा और अभी आपके पास टी इक्वल टू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेडियस को सेम रखिए लेकिन घुमाने की रफ्तार को डबल कर दिया गया है। यानी अब ये कहानी है, सर्कुलर पाथ वही है, रेडियस वही है, लेकिन अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कर दिया 2 ओमेगा। तब कहता है धागा में टेंशन क्या होगा? आप ही जरा सोचिए, अगर स्पीड घुमाएगा तो धागा को संभालने के लिए उसमें ज्यादा टेंशन को जनरेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं अब हमारा टेंशन हो गया टी डैश, तो लीजिए हो जाएगा एम ओमेगा डैश का स्क्वायर इंटू क्या आर। यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं, एम ओमेगा डैश की जगह पर कितना डालेंगे? 2 ओमेगा। क्यों भाई? क्योंकि डबल कर दिया है, इसका स्क्वायर इंटू आर। अब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? लीजिए टी डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 को आगे कर लेते हैं, 4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और प्यारे बच्चों, इसको ऑलरेडी पहले से आप क्या बोल चुके हैं? टी। मतलब बड़ी सीधी सी बात है, टी डैश का वैल्यू हो गया 4t। अब आपका आंसर कौन सा आएगा जरा देख लीजिए। आप कौन ऑप्शन मारेंगे? नंबर 2। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब जज कीजिए नीट कितना आसान है, कितना हार्ड है, और अगर आप मेहनत करेंगे कंटिन्यूअस तो आपका क्या रिजल्ट बनेगा जरा सोचिए आप। अभी आपको लेके चलता हूं सारे क्वेश्चन में, आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, एकदम पूरा प्रॉपर फील हो जाएगा और आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं नीट निकाल लूंगा, और आपको हम सपोर्ट करने वाले हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, जब वो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, गौर करना भाई, नीट का क्वेश्चन है ये, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कहता है मेंटेन्स होता है। क्या मेंटेन्स होता है? पहला ऑप्शन बोलता है कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन होगा, दूसरा ऑप्शन बोलता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, तीसरा ऑप्शन बोलता है नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन वेरी करेगा, चौथा ऑप्शन बोलता नहीं वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन के जवाब में कंसेप्ट की बहुत बड़ी बात है, आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे यह सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस अपना मन से कुछ मान लीजिए और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। चलो आपको वैल्यू बताता हूं, एज एग्जांपल मान लो 40 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर ऐसा है, और अगर इस जगह पर आते हैं तो डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा होता है एज ए टेंजेंट। अगर यहां पर आओगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, अगर यहां पर आओगे तो डायरेक्शन ऐसे होगा। क्या देख पा रहे हैं? वेलोसिटी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, वैल्यू वही है, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है। अगर इसको डायरेक्शन से आप कंपेयर करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो देखिए यहां पे डायरेक्शन नॉर्थ की ओर है, यहां पे डायरेक्शन वेस्ट की ओर है, यहां साउथ की ओर है, यहां ईस्ट की ओर है। प्रत्येक इंस्टेंट डायरेक्शन बदल रहा है वेलोसिटी का, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। प्यारे बच्चों, आप जानते हो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। तो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ड्यू टू डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अब वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इसका सीधा मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, ये क्वेश्चन 12th क्लास से उठाया गया है और लॉजिक सर्किट से उठाया गया है। लॉजिक सर्किट, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, इसीलिए मैं बैच में वैसा बोलते रहता हूं कि भाई नीट का सिलेबस थोड़ा सा आपके बोर्ड के सिलेबस से ऊपर है, इसीलिए हमेशा एनसीईआरटी के साथ उससे ऊपर से पढ़ाता हूं। मतलब एनसीईआरटी और उसके ऊपर भी चलेगा तभी आपका नीट क्वालिफाई होगा। अगर एनसीईआरटी और उससे बिलो है तो स्वाभाविक है नीट क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसलिए आपको समझना होगा इस बात को। आइए, ये क्या है ना, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सिलेबस में है ही नहीं, बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन नीट के सिलेबस में है, इसलिए उसको बैच में बताया भी गया था। अब आपको बताता हूं, कहता है कि लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट। ये समझ में आएगा 12th क्लास बच्चों के लिए, लेकिन आप फील ले सकते हैं 11 वाला बच्चा भी। आउटपुट वाई है एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। एक ट्रूथ टेबल बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रूथ टेबल यहां पर है, ए बी और यहां पर वाई है। लीजिए, यहां है 0, यहां 0 और यहां 1 है, और यहां पर है 0 1 0, और फिर है आपका 1 0 1, फिर आपका है 1 1 0। अब आपसे कहता है ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है y का, वो कौन सी एक्सप्रेशन y के लिए सुटेबल है, मतलब y इक्वल टू कौन सा ऑपरेशन सुटेबल होगा। क्या y इक्वल टू हमारा a एंड b प्लस a बार होगा, कि हमें y इक्वल टू a एंड b बार प्लस a बार होगा, कि हमें y इक्वल टू b बार होगा, कि y इक्वल टू b होगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक्स पर है और चुटकी में बनेगा। दिखाता हूं कैसे बनता है। सबसे पहले a बार का मतलब समझिए, अगर हमारे पास a का वैल्यू 0 है और अगर हम y लिखते हैं a बार, तो इसका 1 का रिवर्स आएगा, 0 का रिवर्स आएगा और वो होगा 1। दरअसल 0 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव सेंस को और 1 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव सेंस को। जैसे मैं कहता हूं बल्ब ग्लो हो रहा है तो पॉजिटिव सेंस है, वहां कोड 1 डालते हैं। हम कहते हैं बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव सेंस है, वहां पर हम 0 डालते हैं। तो आनी नेगेटिव सेंस पर अगर हम रिवर्स करेंगे तो पॉजिटिव सेंस हमें मिल जाएगा,
तो 0 पर रिवर्स करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो अब जरा गौर से देखिएगा यहां पर एक बात, यहां देखो ए को देखो और बी को देखो। बी मैं कहना चाहता हूं पहले ए का रिवर्स है कि नहीं चेक कर लेता हूं। तो यहां तो नजर आ रहा है कि यहां 0 है और यहां आया 1, तो यानी यहां ए का रिवर्स है। यहां देखो यहां 0 है लेकिन यहां पर आया 0, मतलब ए का रिवर्स नहीं है, मतलब ए का रिवर्स वाला ऑप्शन में तो हम जाने वाले है ही नहीं, ए की रिवर्स वाला ऑप्शन में जाएंगे नहीं। अब जरा सोचिए बी के बारे में, देखो यहां बी का 0 है लेकिन मिला 1, फिर देखो बी का यहां 1 है मिला 0, फिर यहां देखो बी का 0 है मिला 1, फिर देखो बी का 1 है यहां मिला 0, यानी बी का ओवर बार है, बी का रिवर्स है। इसलिए प्यारे बच्चों यहां ऑप्शन होगा y इक्वल टू बी का ओवर बार, बी का रिवर्स है। ये ट्रिक से पकड़ना था आपको, तो जैसे ये ऑप्शन आपका हो गया 3 नंबर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सुंदर कहने का मतलब क्या है, नीट का क्वेश्चन है, तो फिर 24 से 25 लाख बच्चा नीट का फॉर्म डालता है, तो आप अंदाजा लगाइए कितना क्रेज है। और उसी क्रेज को हेल्प करने के लिए ये वीडियो आपको हम लाए हैं। अब जरा सोचिएगा, ये क्वेश्चन 11 क्लास के बच्चों को तो नहीं बुझाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से है, लेकिन जो बच्चा 12 क्लास का है या फिर जो नीट दे रहा है उनको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कहां से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन है और बड़ी ही सुंदर क्वेश्चन है। मैं डायग्राम में बनाता हूं और उसके बाद सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जैसे यहां पर एक सोलेनॉइड है, यहां पर एक सोलेनॉइड है, ठीक है, यहां पर एक सोलेनॉइड है और बीच में एक बार मैग्नेट है, यहां पे नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल, और दूसरा सोलेनॉइड यहां पर भी है। जरा ध्यान लगाइएगा, दूसरा सोलेनॉइड यहां पर भी है, यहां पर भी सोलेनॉइड है। यहां लिखा हुआ है ए और यहां लिखा हुआ बी, यहां लिखा हुआ सी, यहां लिखा हुआ डी, और ये बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसकी मूवमेंट ऐसे हो रहा है। जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द एबव डायग्राम ये स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, इसकी चर्चा कर रहा है। इसकी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनॉइड नंबर 2। ये आपका सोलेनॉइड नंबर 2 है और ये सोलेनॉइड नंबर 1 है, तो 2 की ओर जा रहा है फ्रॉम सोलेनॉइड 1। बिल्कुल सही बात, 1 से जा रहा है 2 की ओर। फिर आगे क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, नॉट करंट, इंड्यूस्ड करंट। जो करंट इंड्यूस होता है फ्लक्स को चेंज होने के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। बैटरी का जो करंट मिलता है वो आपका करंट है, उसे इंड्यूस करंट नहीं बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने के कारण जो करंट बनता है उसका नाम होता है इंड्यूस करंट। तो कहता है इंड्यूस करंट इन द सोलेनॉइड 1 एंड इन द सोलेनॉइड 2 रिस्पेक्टिवली आर थ्रू द डायरेक्शन। आनी सीधी बात है, यहां पर एक सोलेनॉइड है और यहां भी एक सोलेनॉइड है और एक बार मैग्नेट बीच में है और सोलेनॉइड 1 से ले जा रहा है 2 की ओर। तो कहता है सोलेनॉइड 1 में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट का, और सोलेनॉइड 2 में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। एक छोटा सा ट्रिक्स पर क्वेश्चन बनता है। अभी तो आपको क्वेश्चन पढ़ रहे थे, छोटा सा ट्रिक्स पर बनता है क्वेश्चन, बताता हूं कैसे। अगर किसी भी कॉइल से फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट होता है क्लॉकवाइज, और अगर किसी भी कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखो, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो सोलेनॉइड 1 में फ्लक्स घटते चला जाएगा। जैसे मैग्नेट दूर जा रहा है तो इस कॉइल में फ्लक्स घटते जाएगा, इसलिए इसमें जो करंट बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, यानी ऐसे बनेगा क्लॉकवाइज, मतलब सीधा ए से स्टार्ट होगा और बी की ओर आएगा। अब यहां पर आइए, जैसे से करीब आएगा इसमें फ्लक्स बढ़ते चला जाएगा, और जब फ्लक्स बढ़ता है तो करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चलेगा। यानी बड़ी सीधी सी बात है, यहां स्टार्ट होगा, डी से कलर चेंज कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, डी से स्टार्ट होगा और निकलेगा सी की ओर। तो अब जरा सोचिए, यहां पर फ्लक्स घट रहा था इसलिए करंट हुआ क्लॉकवाइज, और यहां फ्लक्स बढ़ रहा था सोलेनॉइड नंबर 2 में, इसलिए करंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहां चलेगा करंट ए टू बी और इसमें चलेगा डी टू सी। अब आप इन बातों के आधार पर सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है। पहला ऑप्शन कहता है ए बी, मतलब ए से बी, दूसरा कहता है डी सी, मतलब डी से सी, दूसरा ऑप्शन कहता है बी ए, मतलब बी से ए की ओर, सी डी, मतलब सी से डी की ओर, फिर बोलता है ए बी यानी ए से बी की ओर, सी डी सी से डी की ओर, बी ए बी से ए की ओर, डी सी मतलब डी से सी की ओर। अब आप बताइए, आपका है ए टू बी मतलब ए बी, आपका है डी टू सी मतलब डी सी,
तो ए बी और डी सी देख लीजिए, दैट विल बी आंसर 1। क्या ट्रिक्स है? फ्लक्स घट रहा है तो करंट होगा क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट। फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड में कर रहा हूं, जरा अच्छे से आप देखिएगा। कहता गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज ए असर्शन एंड अदर इज लेबल एज ए रीजन। बिल्कुल ये जेईई मेंस के पैटर्न को फॉलो किया गया है। जेईई मेंस में असर्शन और रीजन वाला भी क्वेश्चन आता है और उसी पैटर्न को नीट भी फॉलो किया है। यानी इस क्वेश्चन का नाम ही है असर्शन रीजन, असर्शन रीजन। तो यानी आपको ए है असर्शन, कथन है, और आर है रीजन, उसके कारण बताता है। तो पहले समझ लीजिए, कहता है असर्शन ए में द पोटेंशियल भी एट एनी एक्सियल पॉइंट, पोटेंशियल भी एट एनी एक्सियल पॉइंट at 2 meter distance are from the center of the dipole of dipole moment vector v, dipole moment vector p of magnitude इतना। आनी देखिए, डायपोल की बात है बच्चों, ध्यान लगाइएगा। यहां पर माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, ये डायपोल बोलने का मतलब होता है शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल इधर अगर हम जाते हैं, इधर अगर हम जाते हैं, ये कहलाता है एक्सियल लाइन। इधर अगर हम जाते हैं, ये कहलाता क्या बच्चों? एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन की बात है। कहता है असर्शन में एक डायपोल के सेंटर से यहां से 2 मीटर की सेपरेशन पर कि कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट एम है, और यहां पर दिया हुआ पोटेंशियल है 9 × 10⁻³ वोल्ट। यानी यहां पर पोटेंशियल दिया हुआ है 9 × 10⁻³ वोल्ट, ये कह रहा है। जबकि इसका डायपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, 4 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर, और सेपरेशन का वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर। तो कहता है यहां से 2 मीटर के सेपरेशन पर पोटेंशियल इतना होगा, पोटेंशियल इतना होगा 9 × 10⁻³ वोल्ट, इतना पोटेंशियल होगा, ये कहता है। ये है असर्शन में, आपको हेल्प कर दे रहा है। हालांकि तो बात बहुत आसान है। 1/4πε0 का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट में। ये है स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेंटर से 2 मीटर के सेपरेशन पर जाने के बाद पोटेंशियल इतना मिलेगा। इस असर्शन का रीजन अब नीचे दिया हुआ है। कहता है कि V इक्वल टू होता है ±2p/4πε0r², वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट के प्रकाश में, दोनों स्टेटमेंट के संदर्भ में, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको चुनना है इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा आंसर सही है। सबसे पहला बात तो चेक करते हैं कि ये पोटेंशियल सही निकाला हुआ है या गलत निकाला हुआ है। प्यारे बच्चों, एक्सियल लाइन में पोटेंशियल होता है शॉर्ट डायपोल के लिए kp/r², kp/r²। तो k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और p का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 और r का वैल्यू है 2। सबसे पहले स्टेटमेंट को ही चेक कर लेते हैं, जो वैल्यू गिवन है वो सही है या नहीं है। सबसे पहले काम वो करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दैट विल बी कैंसिल। तो लीजिए एक्सियल लाइन में पोटेंशियल हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट। हाँ, स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो रीजन लिखा हुआ है वो रीजन देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया है 2p/4πε0r², जबकि 2 होता ही नहीं, होता है kp/r²। तो यहां पर असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो अब आपको सावधानी से सुनना है कि कौन आंसर होगा। असर्शन सही है, कथन बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण बता रहा है वो कारण ही गलत है। यानी कह रहा है v इक्वल टू होता है 2π/4πε0 × r²। तो ये कारण गलत है। अब चुनते हैं कौन ऑप्शन होगा। कहता है बोथ a and r ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। पहला नंबर कहता है a और r दोनों सही है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि रीजन गलत निकला। बोथ a एंड r ट्रू, दोनों सही नहीं है। कहता है a इज ट्रू बट b इज फॉल्स, बिल्कुल सही। ये सही है, ये ट्रू है, लेकिन r फॉल्स है। यानी हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन गलत है। सो आंसर आपका होगा 3।
Very, very important question. This question is on the basis of IIT JEE patterns. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ये है मैग्नेटिक मटेरियल से। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल से हमेशा बात करते हैं कि जेईई में नीट में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मैग्नेटिक मटेरियल से बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम रनिंग टाइम में बात होता है। एक तरफ आपको मैचिंग वाला दिया हुआ है, इसको मैचिंग पैटर्न बोलते हैं। ये सब नया नया लेटेस्ट लाया गया है नीट में, पहले मैचिंग वाला नहीं आता था, इन्हें मैचिंग वाला लाया गया और जेईई का नीट का पैटर्न बहुत हद तक मैच करता है। तो आपसे कहता है यहाँ पर इधर मटेरियल है और इधर सस्पेक्टिबिलिटी दिया हुआ है, जिसको काई एम भी हम लोग कहते हैं, सिर्फ वहाँ काई लिखा है। तो कहता है यहाँ डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, पारा मैग्नेटिक मटेरियल है, अननोन मैग्नेटिक मटेरियल है। इधर दिया हुआ सबके सस्पेक्टिबिलिटी। तो कहता है बताओ भाई कौन सा सही होगा। सबसे पहला बात, फेरो का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन जाएगा। फेरो का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लिखा हुआ काई मच मच ग्रेटर देन 1, तो इसलिए फेरो का तो मिल गया। पहला बात, पारा का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होता है। तो 1 से छोटा, देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, काई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन साई, और यहां बोल रहा है स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू। ये एप्सिलॉन को एक स्मॉल वैल्यू मान के चल रहा है, यहां 1 भी लिख सकता था, दोनों बात चलेगा, लेकिन एप्सिलॉन को बोल रहा है स्मॉल वैल्यू, यहां लिख दिया स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी x की वैल्यू, काई एम की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो ये पारा का हो जाएगा। अब आइए डाई का, डाई के लिए जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है वो -1 के आसपास होता है। तो लीजिए डाई का आपका ये मिल गया, तो आपका बचा कौन, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसके लिए हो गया क्या 1। अब आप ऑप्शन अच्छा से मिलाइए, बी का रहना चाहिए कॉम्बिनेशन, बी का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए 3 के साथ, और ए का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए 2 के साथ, और सी का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए 4 के साथ, और डी का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए 1 के साथ। ये बोला चुन लीजिए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ए का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, यहां तक ठीक है, बी का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, ये भी सही है, सी का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, ये भी सही है, डी का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन ही मिल गया। सो आंसर विल बी 1। नीट 2024 फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2025। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये भी मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला, 0.049 टेस्ला, ये मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड एज सोन इन फिगर। मतलब ये जो नीडल है ना, ये ऑसिलेट करता है, ये जो नीडल है ऑसिलेट करता है, घूमता है ऐसे ऐसे, तो कह रहा है 20 कंप्लीट ऑसिलेशन मार रहा है इन 5 सेकेंड में। तो और क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द नीडल, इस नीडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट ऑफ द नीडल इज x into 10 to the power minus 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ x इज। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हमारे तो खून में सब कुछ बचता है, फटाफट हम समझ जाते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी होने नाते एकदम अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले डाटा हम चुन लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना गिवेन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवेन है 0.049 टेस्ला, और बताओ 20 कंप्लीट ऑसिलेशन मारता है, यानी 20 ऑसिलेशन मारता है कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो पहले निकाल लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो 5 सेकंड में 20, तो 1 सेकंड में कितना होगा भाई, 20/5, यानी हो गया 4 हर्ट्ज, ये बन गया फ्रीक्वेंसी। अब कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल, नीडल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई से डिनोट करते हैं, यह है आपका 9.8 इंटू 10 to the power minus 6 kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इसका, ये नीडल का, इस नीडल का दिया हुआ मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल, यानी मैग्नेटिक मोमेंट जिसको डायपोल मोमेंट भी कहते हैं, कैपिटल एम दिया हुआ x इंटू 10 to the power minus 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब किसी मैग्नेटिक बार को, मैग्नेटिक नीडल को ऑसिलेशन किया जाता है तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, आइए वो फॉर्मूला बताना चाहता हूं।
टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अगर छोटा लग रहा रुको थोड़ा बड़ा करता हूं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। इस बात को भूल जाते हैं, बहुत बच्चा बताया कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा, ठीक है, माइंड में पूरा सेट रखें यार। तो हमारा टाइम पीरियड मालूम है, अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला देखिए बदल जाता है। डायरेक्ट अगर हम n इक्वल टू निकालेंगे, चलो आराम से ही 1/t, तो अब हमारे पास क्या होगा, ऊपर के वैल्यू हम थोड़ा मिटाएं। अच्छा एक लाइन और देख लो, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर कहानी देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एम बी बटा आई, क्योंकि पूरा पलट गया ना, n इक्वल टू 1/t होता है, तो जो ऊपर में था वो नीचे चला आया, जो नीचे था ऊपर में चला गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब हम सब वैल्यू रखते हैं भाई, इसको अच्छा से देखना, वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, यहां पर वैल्यू सबको रख रहे हैं और रिजल्ट को लाने जा रहे हैं। तो लीजिए फ्रीक्वेंसी कितना आया था 4, फ्रीक्वेंसी 4 आया था, 1/2 पाई तो है ही, और अंडर रूट बोलिए m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है x इंटू 10 टू द पावर -5, और सॉरी यहाँ आई वैल्यू रखना होगा ना, नहीं ठीक है m का रखा है, m का रखा गया, और b का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना, यहाँ पर देखिए ये है आपका 0.049 यहाँ पर आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या बताओ, डिवाइडेड बाई क्या बोलो i यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये वाला कितना है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6। अब हम लोग काम करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में जरा देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा इसको और लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ देखिए ऐसे 4 1/2 पाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 10 टू द पावर -5 0.049, और थोड़ा जगह मिल जाएगा यहाँ पर 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6, ये काफ़ी छोटा है, यहाँ पर 10 टू द पावर -6, पॉइंट हटा दो नीचे, ये आ जाएगा 3 0, यहाँ 3 0 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटा दो, ऊपर चल जाएगा 10 0, 1 0 आ जाएगा, तो लीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, चलो इसको हम फ्रेश कर लेते हैं। अब आपके पास क्या बचा वो जरा देखिएगा, यहाँ पर बचा, अच्छा 49 है, ये 98 है, तो इसको 2 टाइम्स में कैंसिल करेंगे, और यहाँ देखिए 10 टू द पावर -5 है, और यहाँ 10 टू द पावर -6 है, इसको कटिंग करेंगे तो 10 टू द पावर -1 बचेगा। तो इसको फ्रेश कर लेता हूँ भाई, 4 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, और अब जरा देखो ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है x, और नीचे क्या बच रहा है भाई 2 इंटू यहाँ 2 0 10 टू द पावर -1 यानी 1 0 बचेगा। अब हम रिजल्ट के बहुत ही करीब है बच्चों, देखते रहिए कैसे, तो यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा 1, इसको रूट हटा दो, रूट हटाने के लिए काम करो SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कितना 16, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ रूट खत्म हो जाएगा x बटा क्या 20। अब हमारे पास निकालना किसका वैल्यू भाई, x का वैल्यू निकालना है, तो काम करते हैं ना, ऊपर हो जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा x बाई, ये कितना होगा बोलो 80 पाई स्क्वायर, क्रॉस कीजिए तो x पर मल्टीप्लाई करो 128 हो जाएगा, 6 इंटू 18 128 0 और पाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4। तो कैसे बना बच्चों, सिंपल सा बात है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, और वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, और फ्रीक्वेंसी वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, चूंकि कह रहा है 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना है, 5 सेकंड में अगर 20 बार ऑसिलेशन हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा 4 टाइम्स, वो हमारा निकल गया फ्रीक्वेंसी, उस फॉर्मूला को रखे और सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, ये जो है ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन माना जाता है। देखिए कहता है इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो गिवन है NP/NS इक्वल टू 1/2, द रेशियो ऑफ VS इज टू VP, यहाँ पे लिखा हुआ VS इज टू VP, यानी VS मतलब क्या होता है आउटपुट वोल्टेज, VP मतलब क्या होता है इनपुट वोल्टेज, इज इक्वल टू द क्या होगा द सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग, सिंबल आपका यूजुअल मीनिंग है, सिंपल बात समझ लो, NP मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न द प्राइमरी कॉइल, NS मतलब नंबर ऑफ टर्न द सेकेंडरी कॉइल, VS मतलब आउटपुट वोल्टेज, VP मतलब इनपुट वोल्टेज। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर ऐसे, ध्यान रखिए उल्टा दिया हुआ है, NP/NS दिया हुआ है 1/2, और आपसे मांग रहा है क्या VS/VP, ये डिमांड कर रहा है। हम लोग जानते क्या है वो जरा सुनिए, हम लोग जानते हैं VS/VP
इक्वल टू हम जानते हैं NS बाई NP। तो यहां पर आपको NP बाई NS है, तो अगर NS बाई NP चाहिए तो पलट जाएगा, यानी हो जाएगा 2/1, मतलब 2:1। दैट विल बी आंसर नंबर 2। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ भी रहता है, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहता है। इसलिए हमेशा मैं बैच में बोलता हूं कि नीट का जो क्वेश्चन है बहुत टफ नहीं होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट से कुछ ऊपर रहता है, कुछ नीचे रहता है। अगर कंसेप्ट थ्रू आउट आपके साथ अगर हो तो बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन से है। एससी वर्मा बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन छपा हुआ है। एससी वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, यहां 9 है, एकदम डायरेक्ट छपा हुआ सेम क्वेश्चन। क्या कहता है भाई, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए एज सोन इन फिगर। ब्लॉक ए पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। द मास ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg। वो डायग्राम में क्लियर है, ब्लॉक ए का मास 2 kg, ब्लॉक बी का मास 3 kg रिस्पेक्टिवली। द ब्लॉक्स आर स्लाइड ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है। तो अगला देखिए क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। आप ही सोचिए ना, अगर आप ए पर फोर्स लगाइएगा तो ये लगाएगा बी पर फोर्स। आप इधर धक्का मार रहे ए पर और ये लगा रहा किस पर, बी पर। तो आपसे पूछता है कि ए के द्वारा बी पर कितना फोर्स लग रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इसको ट्रिक से सिखाता हूं। सबसे पहले ऐसे केस में, अच्छा एक बात बताओ, ये ब्लॉक तो दोनों साथ साथ चलेगा, तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या करना चाहिए, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल फोर्स बाय टोटल मास। टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो लीजिए टोटल फोर्स हमारा कितना है 10 न्यूटन, टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 3। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भाई, यहां 5 से डिवाइड करो, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकला। लेकिन आपसे मांग क्या रहा है, कहता द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए के द्वारा बी पर कितना फोर्स लगा रहा है। ट्रिक्स बताता हूं, ट्रिक्स बताता हूं। देखो ट्रिक्स यहां लिख दे रहा हूं भाई, ट्रिक्स अच्छा समझ लीजिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ट्रिक्स बहुत ही भयानक ट्रिक्स है। अगर फोर्स निकालना है तो होता है ए इंटू आगे वाला मास, ए इंटू आगे वाला मास, ए इंटू आगे वाला मास। ए क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन, ए इंटू आगे वाला मास। व्हाट मींस दिस, ए तो आपको मिल ही गया और आगे वाला मास क्या है, यानी ए लगा रहा फोर्स बी पर, तो ए के आगे में कौन मास है, ए लगा रहा फोर्स बी पर, तो ए के आगे में कौन मास है 3 kg। यानी ए इंटू 3, ए का वैल्यू कितना लाए हैं 2, 2 इंटू 3 यानी कितना होगा 6 न्यूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। फिर से देख लो कैसे बनाया गया। सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल गया, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन निकल गया। अब कहता है ए कितना फोर्स लगाएगा बी पर। ये 11 क्लास से क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन से। तो ट्रिक्स क्या है, ए इंटू आगे वाला मास। बैच में बताए थे और यहां बताए, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है और आपका बैच में बताया गया था। ए इंटू आगे वाला मास, तो ए हम ले लिए कितना 2 निकाल चुके हैं। अब चूंकि फोर्स लगाना बी पर, तो ए के आगे वाला मास, जो फोर्स लगा रहा उससे आगे वाला मास, तो मास 3 था 6 न्यूटन। यहां तो 2 ब्लॉक है, आपके बैच में 3 ब्लॉक का करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या हो गया भाई 6 न्यूटन। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये सिंपल हार्मोनी मोशन से है। आज ही संडे को क्लास चल रहा था, वेव का जो अंतिम क्लास था खत्म भी हो गया है। तो अब जरा देखिए उसी से क्वेश्चन उठा है और अंदाजा लगाओ बच्चों क्या कह रहा है। कहता है इफ x = 5 sin πt + π/3 मीटर, यहां मीटर लगा हुआ है, रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ ए पार्टिकल executing सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन रिस्पेक्टिवली आर। आपसे बोलता है एम्पलीट्यूड कितना होगा और साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है क्या, टाइम पीरियड। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या बोले थे बताओ, दिया गया इक्वेशन लिख लो। x बराबर क्या है 5 साइन, यहां पर है πt + π/3 लगा हुआ मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या 1। अब जरा सोचिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते क्या है, वो थोड़ा बड़ा करता हूं, बार बार बात माइंड से निकल जा रहा है, बड़ा लिखना है इसमें, ऑनलाइन में बड़ा लिखना है। वी नो दैट, लो बेटा बहुत बड़ा हो गया। वी नो दैट x बराबर a sin ω_t + phi, चाहे kx लिख सकते हैं आप, ω_t + phi चाहे kx, जहां phi का नाम होता है फेज डिफरेंस, तो kx हो गया।
अब जरा कंपेयर कर लो, यहां देखिए एम्पलीट्यूड मांग रहा है। आज तो आपको एम्पलीट्यूड क्या बहुत सारे चीज सिखाए थे ना, लेकिन एम्पलीट्यूड मांग रहा है। तो लीजिए ए इक्वल टू हो गया कितना 5 मीटर, क्योंकि हम मीटर लगा हुआ है। और दूसरा मांग रहा है टाइम पीरियड, तो यहाँ देखिए ओमेगा है और यहाँ देखिए पाई है, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया पाई, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई टी, इधर पाई पाई बाई 1 है, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर हो गया 2 बाई टी इक्वल टू 1, क्रॉस कर लो, टी बराबर कितना 2 सेकेंड, रिजल्ट आपका आ गया 2 सेकेंड। यानी बड़ी सीधी सी बात है, एम्पलीट्यूड हमारा आया 5 मीटर और टाइम हमारा आया 2 सेकेंड। बोलिए कौन ऑप्शन है, 5 मीटर 2 सेकेंड, ये वाला ऑप्शन। प्यारे बच्चों, ये नीट 2024 का हम क्वेश्चन लेके आए थे 2025 के प्रिपरेशन के लिए, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं 2025 के लिए। जो नीट का बच्चा है उनके क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। और हाँ, 12 क्लास का जो बैच है वो चल रहा है, और कल एक सुबह में बैच स्टार्ट होने वाला है 6:30 बजे, वो न्यू बैच रहेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। तो जो नए बच्चे हैं कल सुबह 6:30 बजे आएंगे, यानी MWF में सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होगा, और TTS में सुबह भी 6:30 बजे स्टार्ट होगा। यानी मंडे का बैच कल सुबह 6:30 बजे, न्यू बैच की बात कर रहा हूँ, जो रनिंग बैच है उसकी नहीं, न्यू बैच का जो नया स्टूडेंट उसके लिए बोल रहा हूँ। MWF में सुबह 6:30 बजे, यानी सोमवार से स्टार्ट होगा, और मंगलवार से बैच स्टार्ट होगा, वो भी सुबह 6:30 बजे। ये न्यू दोनों बैच रहेगा, बाकी जो रनिंग बैच है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जो नया बच्चा है वो अपना न्यू बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर पुराने बैच में पढ़ना है तो नया बैच में आके आप मेकअप भी कर लीजिए। और साथ ही साथ ये वीडियो जो आपको दिया गया है इसमें 11 क्लास से भी है, 12 क्लास से भी है, क्योंकि नीट का क्वेश्चन है तो उसमें 11 का भी आता है, 12 का भी आता है। तो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11 और 12 का है। इसीलिए तो मैंने कहा था 12 क्लास के साथ साथ 11 क्लास को भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और अभी एक बात और बता देना चाहता हूँ, 12 चलते रहेगा और लाइव में हम 11 क्लास को भी पढ़ाते रहेंगे, जिसमें नीट का और जेईई का क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक, इसको अच्छे से देखिए और फिर अपने क्लास में आइए। थैंक यू सो मच।